क्या था टॉपिक बाबू? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक हेडिंग लगा लो बाबू, पहले लगा हुआ है। अच्छा ये बात, कल प्लैंक का जो थ्योरी हम लोग बात किए थे वो किस चीज़ पर काम कर रहा था? काली वस्तु। किस चीज़ के लिए काम कर रहा था ये? नहीं, अवशोषण उत्सर्जन कराने के बाद पता क्या चला हम लोगों को? काम किस चीज़ के लिए कर रहा था कि कभी भी कोई भी विकिरण जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यू होता है। और डिसकंटिन्यू अगर होता है तो ये पैकेट के रूप में बटा हुआ होता है। और हमको प्लैंक ये बताए अपने सिद्धांत के आधार पर कि जो पैकेट के रूप में बटा होता है उसी को क्वांटा बोलते हैं, और ये उनका सिद्धांत है। अगर कभी पूछा जाएगा कि प्लैंक के सिद्धांत से आपको क्या जानकारी मिला, तो जवाब क्या दीजिएगा? क्या जानकारी मिला? कि कोई भी विकिरण जो है वो कभी भी सतत नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स, उसकी जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स में बटी हुई है, उन छोटे पैकेट्स को क्वांटा बोलते हैं। तो प्लैंक जो है वो हमको क्वांटा की जानकारी दी है। कोई बोलेगा क्वांटा मीन्स मतलब ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी का छोटा प्रारूप, स्वरूप, उसकी जानकारी हमको देते हैं। बस प्लैंक इतना ही बताए। इसके बाद हम लोग कल जो चर्चा कर रहे थे वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सही है ना? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 3 प्रकार का धातु लिया गया था, और धातु के रूप में किसका किसका इस्तेमाल किया गया था? एक था सीजियम, धातु के रूप में एक था सीजियम, एक था रूबिडियम और एक था पोटेशियम। इन 3 धातु का इस्तेमाल था, या ये कहें कि 3 प्रकार के धातु का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना? और तीनों धातु के सतह का हम एक फ़ोटो क्लियर किया था। एक सतह था ये, मान लेते हैं ये है सीजियम का, ये इस प्रकार से किरणों का आना, जहाँ पर होगा क्या? अवशोषण, ठीक है ना? और यहाँ से हुआ उत्सर्जन, किसका बाबू? इलेक्ट्रॉन का। ये हुआ सीजियम का सतह। सेम केस यहाँ ही बाबू, आना और यहाँ से निकल जाना बाहर। ये हो गया किसका सतह? रूबिडियम का। और एक सतह हम यहाँ पर बना रहे हैं किसका? पोटेशियम की सतह। क्लियर है ना? और हम लोग बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बताता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बता रहा था कि जब किसी धातु की सतह और उस धातु के रूप में इस्तेमाल किया गया सीजियम, रूबिडियम और पोटेशियम, तो सीजियम, पोटेशियम या रूबिडियम जैसी धातु की सतह पर जब प्रकाश किरण को आपतित कराया गया है, ऊर्जा किरण को आपतित कराया गया, ऊर्जा किरण बोलना ठीक है, फोटोन बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे फोटोन? क्योंकि प्रकाश का एनर्जी स्रोत, फोटोन बोला गया उसको, है ना? आपतित कराया जाता है तब, और 3 ही धातु का जिक्र है बाबू, सीजियम, रूबिडियम और पोटेशियम पर। तो आपतित कराया जाता है तो इसकी अपनी एक कंपनावृत्ति रही होगी, इसकी अपनी एक म्यू वैल्यू रहा होगा, सही है ना? लेकिन उस म्यू वैल्यू से इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो चल करके आया है, इसके पास इसकी अपनी एक कंपनावृत्ति रही होगी, इसकी अपनी एक कंपनावृत्ति रही होगी, इसकी अपनी एक कंपनावृत्ति रही होगी। जब वो आया तो इस धातु की सतह पर जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इस कंपनावृत्ति को हर्ट्ज, जो जिस हर्ट्ज में ये आ रहा है, उसको इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या किया गया होगा? अवशोषण। सबसे पहले यही होगा, सही है ना? वो धातु की सतह पहले उन एनर्जी को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। तो धातु की सतह एक्चुअल में थोड़ी ना एब्जॉर्ब कर रही होती है, असल में तो वो इलेक्ट्रॉन होता है वो कारक जो उन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अवशोषित कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी को अपने पास वो रख लेता है, तब क्या देखने के लिए मिलता है? तब ये देखने के लिए मिलता है कि ये इलेक्ट्रॉन धातु की जिस सतह पर भी ये किरण आ रही थी, उस सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। यहाँ भी सेम केस और इसमें भी सेम केस देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक चीज़ है जो इनमें अलग अलग बनता है, वो क्या है? वो है विशिष्ट कंपना वृत्ति। कौन सा टॉपिक मिला हमको? विशिष्ट कंपना वृत्ति। मीन्स जिस कंपना वृत्ति से किरण आ रही थी, एनर्जी रे आ रहा था, उस कंपना वृत्ति पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, बल्कि कुछ ज़्यादा और ज़्यादा
न्यू का वैल्यू करना पड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो चमक, जो धातु की सतह पर आता है चमक, वो आने के कारण क्या है, क्या आने का कारण कल भी हम बता रहे थे, है ना। सतह पर एनर्जी दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको स्थानांतरित करता है। इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु, पहले समझो, परमाणु में कंपन बहुत ज़रूरी है बाबू। जब आप किसी भी एनर्जी से खिलवाड़ करते हैं, जब आप किसी स्रोत से खिलवाड़ करते हैं, सबसे पहला चीज़ होता है वाइब्रेशन, कंपन, और कंपन आने का मूल कारण ही होता है एनर्जी। समझ गए। सबसे पहले परमाणु में होता है कंपन। जब परमाणु में कंपन होता है मतलब एनर्जी किसके पास आ गया, परमाणु के पास। अब ये एनर्जी जो परमाणु के पास आया वो इसको ट्रांसफ़र करेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर से बगल वाले पर, बगल वाले से तीसरे वाले पर, तीसरे वाले से चौथे वाले पर, और चौथे वाला टीवी से जुड़ा हुआ है। चौथा वाला टीवी से जुड़ा हुआ, इधर वाला किससे जुड़ा हुआ था, किसी कंडक्टिव स्रोत से, जैसे कि प्लग हो सकता है, स्विच हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ था। चालकता प्रदर्शित हो गया। समझ में आ रहा है बात। स्थानांतरण होना जरूरी है। समझ में आ गया। तो स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन कब चार्ज को लेकर के दौड़ा, आवेशवाहक कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ ना। करंट जब लगाए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि विद्युत धारा को लेकर दौड़ा है कौन, इलेक्ट्रॉन। अंदर थोड़ा बात करो तो आवेश है, आवेश को लेकर के अपने कंधे पर कौन बैठा है, आवेश को, इलेक्ट्रॉन। तो कंधा पर बिठा करके इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहता जैसे था बैठा हुआ। जब आप स्विच ऑन नहीं करते हो और तार का दूसरा छोर छू लेते हो, क्या करंट लगता है, नहीं लगेगा। स्विच ऑन नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही ऑन करते हो तब लगने लगता है। तो क्या पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था पदार्थ में, था, आवेश नहीं था। आवेश को कोई तो होगा ना जो कैरी कर रहा था, वो कौन बनता है, इलेक्ट्रॉन। अपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर आवेश रखता है ना, तुरंत नहीं दौड़ता है, पहले खुद को पर ही उसको रोकने का पूरा बेचारा कोशिश करता है। उससे बर्दाश्त नहीं होता तब उसको क्या करता है, दूसरे पर फेंकता है। सेम केस उसके साथ भी है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति एक समान। एक फेंकेगा मतलब सब फेंकते चले जाएंगे। एक से दूसरे के पास वो फेंकते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और दूसरे छोर तक उस एनर्जी को महसूस किया जाता है। समझ में आ रहा है बात। यह है धातु का सतह, आवृत्ति पर आया, कुछ खास कंपनावृत्ति पर आया। जब आएगा तो धातु की सतह पर डिपेंड करता है कि ये धातु की सतह कैसी है। तो धातु की सतह का गुण वो भी निर्भर करता है उस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। अब धातु की सतह अगर ज़्यादा कठोर रहेगी तो हो सकता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल वैसा प्रवृत्ति का होगा जो थोड़ा ज़्यादा बर्दाश्त करेगा। एनर्जी आप दे रहे होंगे तो और ज़्यादा एनर्जी दीजिए, और ज़्यादा एनर्जी दीजिए, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर। इसमें कुछ ऐसा रहा होगा कि वो तुरंत घुसा गया होगा इलेक्ट्रॉन, नहीं, तुरंत बाहर हो गया होगा। मतलब उत्तेजन अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, तुरंत आ गया, उसको मिल गया, तुरंत निकल गया। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया निकलने में, मुमकिन है। और ये ज़्यादा और कम आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि धातु अलग अलग है। एक समान होता तो सभी में बराबर होता, सही है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे, ध्यान से सुनना बाबू, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि जिस कंपनावृत्ति से किरण आ रही थी इलेक्ट्रॉन उसी कंपनावृत्ति के कारण निकलता है, ये संभव ही नहीं है। जितना एनर्जी आप दिए उसी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये संभव नहीं है। उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा। पानी कब उबलने लगता है, 100 डिग्री पर, लेकिन वाष्प कब बनता है, सोच लो। तो 100 डिग्री पर पानी केवल उबलता है और 100 डिग्री पर ही पानी को यूं ही उबलता हुआ छोड़ दिया जाएगा तो पानी का टेम्परेचर 100 से 101 होगा या 100.1 हो जाएगा। और जिस पल वो 100.1 होगा भाप में बनने की क्रिया शुरू हो जाएगी। समझ में आया बात, नहीं आया। जल कब उछलना कूदना शुरू करता है, 100 डिग्री पर ना, शुद्ध अगर है तो, प्योर वाटर है तो 100 डिग्री पर उबलेगा। तो 100 डिग्री पर आप कितना देर तक छोड़ोगे, आधा घंटा तक छोड़ के देखो, पानी हो दूध हो सब खत्म हो जाना है। जब खोलने लगता है तो खोलते खोलते वो कम भी तो हो जाता है ना। क्यों कम हो जाता है, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि अब वो 100 नहीं है। तुम्हारे इंडक्शन चूल्हा मान लो है, अशुद्ध वाटर है तुम्हारे पास, 100 डिग्री पे तुम छोड़ दो उसको, 100 डिग्री पे तुम देखोगे पानी जरूर खोलेगा। बात समझना, पानी जरूर खोल रहा है, लेकिन 100 डिग्री अगर लगातार रखोगे तो पानी का आंतरिक ताप क्या 100 ही रहेगा या बढ़ेगा, बढ़ गया तो अब वो भाप में बदलना शुरू हो गया, अंदर से वो भाप बनेगा, फिर अंदर में खाली डेगची बचेगा और कुछ नहीं। वही चीज़ तो यहाँ बताया जा रहा है। एक खास कंपनावृत्ति से आ रही है, अंदर में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो क्या इसकी कंपनावृत्ति बढ़ेगी या घटेगी,
समझ में आ रहा है बात? तो वो कंपनावृत्ति जो धातु के द्वारा यहाँ पर दिखलाया जा रहा है, जिस कंपनावृत्ति का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, उसको क्या बोला गया? विशिष्ट कंपनावृत्ति। और इसको किताब में एक स्पेशल भाषा बोला गया, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, यानी कंपनावृत्ति। सॉरी, इधर से ना, थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति। देख लो ध्यान से, क्या बोला गया? वह कंपनावृत्ति जिसमें इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, उसको कौन सा नाम दिया गया है? थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति। सही है? कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है। ये है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ठीक है ना। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये भाई साहब भी यही नाम से जाने जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया बात? वाह, कोई ख़ास नहीं। विशिष्ट कंपनावृत्ति, विशिष्ट कंपनावृत्ति जिसको हम लोग सूचित किससे कर रहे हैं? नॉट से। विशिष्ट कंपनावृत्ति से अगर किसी धातु की सतह, और धातु के रूप में हम सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम कहेंगे, इस विशिष्ट कंपनावृत्ति से अगर धातु की सतह पर किरण एनर्जी के सोर्स को लाया जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ करके बाहर हो जाते हैं। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। समझ में आया? फोटो प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी इसको बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और क्या क्या बात जानकारी मिला? चलो इसको पहले लिखो, पहले थोड़ा सा लिखो, इसको हम पहले लिखवा। जब किसी धातु, और धातु के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे सीजियम, रुबिडियम, और दूसरे धातु में ये गुण देखने के लिए नहीं मिल रहा। समझ गए ना? इस प्रभाव का एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, तो एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो कुछ खास प्रकार की चीज़ों पर ही किया गया, एक ही बार में सारे के सारे चीज़ों पर नहीं किया गया। तो एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ, ये सब जो भी बात आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट ही किया गया। तो एक्सपेरिमेंट इन पर देखने के लिए मिला आपको, यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति देखने के लिए मिला। किन पर देखने के लिए मिला? इन्हीं तीन धातुओं पर करने के लिए मिला, इसीलिए हम इन तीनों का जिक्र कर रहे हैं। समझें? ठीक है। जब किसी धातु सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम पर एक विशिष्ट कंपनावृत्ति आपतित कराई जाती है तो इलेक्ट्रॉन धातु की, उस धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं तथा धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन
कहा जाता है। नोट करेंगे बाबू, जब किसी धातु के रूप में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है सीजियम, CS लिख देंगे, रूबीडियम RB लिख देंगे और पोटेशियम K लिख देंगे, पर एक विशिष्ट कंपनावृत्ति ये है विशिष्ट कंपनावृत्ति चाहो की प्रकाश आपत्ति कराई जाती है तो इलेक्ट्रॉन उस धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ मुख्य बात करेंगे। पहला बात तो यही बाबू, ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं विशिष्ट कंपनावृत्ति, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति बोल रहे हैं। तो वो लिखेंगे हम पहले, वह विशिष्ट कंपनावृत्ति जो धातु की सतह को दी जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे थ्रेशोल्ड, है ना, कंपनावृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, कंपनावृत्ति कहते हैं। अब सवाल यह है कि सर आधा अंग्रेजी और कंपनावृत्ति को फ्रीक्वेंसी आप क्यों नहीं लिख दे रहे हैं? इसलिए नहीं लिख दे रहे क्योंकि तुम्हारे किताब में शब्द ही इस्तेमाल किया है इसे, थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति, समझे? तो जाहिर सी बात है यार, हम भी वैसे ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला बात तो आपको ये पता चला इस डिस्कशन में कि जिस विशिष्ट कंपनावृत्ति का जिक्र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उस विशिष्ट कंपनावृत्ति को क्या बोल रहे हैं? थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति। बात नंबर 1। नंबर 2, दूसरा क्या पता चला भाई? अच्छा, ये विशिष्ट कंपनावृत्ति को लिखा किससे जाता है? तो विशिष्ट कंपनावृत्ति को हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट से। अच्छा, अब अगर मैथमेटिकल टर्म में हम तुमको बोलें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एनर्जी दिया गया, जो एनर्जी धातु की सतह पर दिया गया, कुछ एनर्जी बर्बाद हो गया इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित करने में और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकला। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर लेके निकला वो गति में आया तो गतिज ऊर्जा बन के निकल गया। तो एनर्जी का हम बोलते 2 जगह बंटवारा हो गया। मेरे हाँ में हाँ नहीं मिला बाबू, सोच करके मिला। सही बोल रहे हैं ना? एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषण किया गया प्लस दूसरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के द्वारा दौड़ने में खर्च हुआ। बाहर निकला तो एनर्जी लिया होगा तभी ना दौड़ पाया, यानी गतिज ऊर्जा में खर्च हुआ। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आगे ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए पहला तो जानकारी का बात यही मिला। दूसरा बात क्या हमको पता चला कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन? जो धातु की सतह से मुक्त होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहा गया बाबू? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सही है, 2 बात पता चला। तीसरा बात क्या पता चला? याद करो, कल बताए थे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये तो फोटो में तो 1 इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया, बट कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? तो जब बात इलेक्ट्रॉन की संख्या पर होती है, अगर वीडियो देखे होते तब देखे थे तो उसमें हम बात किए हैं बाबू कि जब बात इलेक्ट्रॉन की संख्या पर होगी तब बात आप करेंगे इंटेंसिटी की, प्रबलता की, कि कितनी प्रबलता के साथ आप इस किरण को धातु की सतह पर आपतित करा रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि धात्विक सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश किरण की प्रबलता पर निर्भर करता है, कॉमा उसकी कंपना वृत्ति म्यू पर नहीं। ये ऑब्जेक्टिव्स में देता है
कि अगर किसी धात्विक सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं तो ये मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? आपतित किरण की प्रबलता पर, या कंपनावृत्ति पर, या थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति पर, या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन पर। ऐसा कुछ भी दे देगा प्रश्न, आपका दिमाग एकदम अलर्ट होना चाहिए कि धातु की सतह से उतने ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, धातु की सतह से उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे जितने आने वाले किरण की इंटेंसिटी होगी, प्रबलता होगी। बात नंबर 1। दूसरा, गतिज ऊर्जा। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। कौन से इलेक्ट्रॉनों की बाबू? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित किरण के कंपनावृत्ति इधर से होता ना ती, अच्छा हर्षई का दीर्घ इग्नोर करना, ठीक है। कंपनावृत्ति पर निर्भर करता है, कॉमा प्रबलता पर नहीं। ये देखो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कौन सा एनर्जी लेके, कौन सा ऊर्जा दर्शाएगा? गतिज ऊर्जा। दौड़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो जो ऊर्जा आया इलेक्ट्रॉन को वो किस वजह से आया? कितना तेज दौड़ पाएगा इलेक्ट्रॉन या कितना धीमा दौड़ पाएगा इलेक्ट्रॉन, ये कौन डिसाइड करेगा? उसकी कंपनावृत्ति डिसाइड करेगी। बात समझ में आ रहा है? बस अगर ये छोटा सा बात अगर समझ में आ रहा है बाबू तो बहुत बड़ा लॉजिक क्लियर हो गया, नहीं तो फंसा पड़ा रहेगा ये बात। इलेक्ट्रॉन कितना तेज दौड़ेगा ये डिपेंड करेगा कंपनावृत्ति पर, और दूसरा बात कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये डिपेंड करेगा उसकी प्रबलता पर। एकदम दिमाग से ये छोटा सा बात एकदम क्लियर रखो, एकदम क्लियर रखो, सही है। अब यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव यही है, ठीक है। अब इस प्रभाव के आधार पर हमको जोड़ना है किसके सिद्धांत को? प्लैंक के सिद्धांत को। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत जो था उसको जोड़ेंगे इससे, सही है ना। अब सुनो बात को ध्यान से, हम दोनों को जोड़ेंगे। पहले एक बार हम इसको सा क्लियर कर दें, है ना। क्या क्या बात किया गया? सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम जैसी धातु पर जब एक विशिष्ट कंपनावृत्ति से किरण को आपतित करवाओगे तो उसके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर बाहर निकल जाएंगे, और इसे ही कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है बात? ये जो विशिष्ट कंपनावृत्ति उनके पास आई होगी इसे कहा गया थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति, जिसको हम सूचित करेंगे न्यू नॉट से। यहां पर बात खत्म। वो इलेक्ट्रॉन जो धातु की सतह को छोड़ करके बाहर निकल गए उसको कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन। बात नंबर 3 खत्म। धात्विक सतह से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? सर आप इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं तो हम बता दें, इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे जितना इसकी प्रबलता होगी उतना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब डिपेंड करेगा उसकी प्रबलता पर। बात खत्म, सही है। इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे सर तो ऐसे बैठे बैठे उड़ जाएंगे या दौड़ेंगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन में कौन सी एनर्जी रहेगी? गतिज ऊर्जा। तो आप गतिज ऊर्जा की चर्चा करेंगे ही करेंगे, आप इससे फ्री नहीं हो सकते, मुक्त नहीं है आप भी इससे, समझ गए ना। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी सर? डिपेंड करेगा इसकी, ध्यान से, विशिष्ट कंपनावृत्ति नहीं, इसकी कंपनावृत्ति कितनी है। समझ में आ रहा है बात? किस फ्रीक्वेंसी से आया था उसी फ्रीक्वेंसी से दौड़ेगा। बात खत्म हो गई। तकलीफ है यहाँ तक? नहीं ना। अगर कोई ऐसे बोले कि थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति को समझाओ तो पानी वाला एग्जांपल दे देना है। 100 डिग्री पे गर्म कर रहे हैं सर, इसको कंपनावृत्ति आप समझ लीजिए। 100 डिग्री पर पानी को गर्म कर रहे हो, इसको तुम कंपनावृत्ति समझो, और जब जिस ताप पर पानी भाप में बदलने लग जाएगा उसको तुम क्या विशिष्ट कंपनावृत्ति बोल दोगे। सही है क्या? बस हो गया, यही बताया गया यहाँ पर, जिसको थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति बोला जा रहा है। तकलीफ नहीं। अब लेकर के हम यहाँ पर आएंगे प्लांक को। देखिए प्लांक का, प्लांक, ये जो किरण आया प्लांक के मुताबिक ये किसके रूप में आया? पैकेट्स के रूप में। इसका एक छोटा सा हम ऐसे समझाने के लिए ऐसी एक फोटो बना देते हैं। ऐसे आया होगा, गलत बोल रहे हैं बाबू, धातु की सतह पर आया होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए होंगे, यही प्लांक है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। सही है ना। हर पैकेट्स की एनर्जी कितनी होगी? समान E होगी, और वो एनर्जी, वो जो एनर्जी है प्लांक के अकॉर्डिंग, वो एनर्जी है E इज इक्वल H न्यू। कोई तकलीफ? और ये वाला जो सिद्धांत है, ये प्लांक को इसके साथ दोनों को जोड़ के बता रहे हैं, ध्यान से समझना। कुल एनर्जी H न्यू होगा, ठीक है। इसकी कुल एनर्जी का बात करते हैं। इसका एनर्जी कहाँ कहाँ गया? पहला, इसका एनर्जी पहले तो धातु की सतह के द्वारा क्या किया गया? अवशोषित किया गया, सही है क्या? और उसके बाद शेष एनर्जी को गति में बदल करके बाहर फेंक दिया गया। किसके द्वारा?
इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसको नोट किया गया बाबू, इसको पहले तुम नोट करो। आज कुछ लोग नोट नहीं किए, इसको नोट करो, फिर हम थोड़ा सा जगह इधर उधर बनाएंगे, इसलिए गंदा हो जाएगा ना, इसलिए पहले तुम इसको नोट करो। नोट करो पहले, तुमने नोट कर लिया, बहुत आगे है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समय बच जाएगा सबका। ठीक है, अभी देखो, अभी हम यहाँ से हमको बहुत तरह का निष्कर्ष मिला, बट हमको इस निष्कर्ष का अचार नहीं डालना। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि क्या प्लैंक का सिद्धांत इसके ऊपर बेस्ड है या नहीं है, या प्लैंक से इसका क्या संबंध है। ठीक, प्लैंक बता दिए, ये वाला सिद्धांत कौन दिए, E = h न्यू का। प्लैंक के अनुसार बाबू, अकॉर्डिंग किसके, प्लैंक्स थ्योरी। क्या गलत बोला जा रहा है? ठीक है, प्लैंक्स के थ्योरी से आने वाला जो एनर्जी है वो h न्यू है, लेकिन इस थ्योरी में ये जो एनर्जी है वो दो भाग में बटा हुआ है। सही बोल रहे हैं क्या? एक भाग इस एनर्जी का बटा है h न्यू नॉट में। कैसे सर? तुम सोचो ना, इसके पास एनर्जी, इस धातु की सतह पे कोई एनर्जी रुका हुआ है, वो एनर्जी क्या है, न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कंपनावृत्ति क्या है, न्यू नॉट। तो कुल एनर्जी क्या होगा, तो E बराबर क्या होता है फॉर्मूला, h न्यू। तो न्यू के जगह पर यहाँ पर क्या आ गया है, न्यू नॉट। तो एक एनर्जी तो यहाँ रुका, और वही एनर्जी का जो दूसरा हिस्सा है वो किस में बट गया, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेकर के दौड़ा, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। नहीं बोल सकते, ये जो आ रहा है पैकेट्स, इस पैकेट्स की एनर्जी क्या है, h न्यू। सही है ना? लेकिन ये पैकेट जब धातु की सतह पर आता है तो दो भाग में बढ़ जाता है, एक तो h न्यू नॉट में और दूसरा किसमें, 12mv² में। h न्यू नॉट का क्या मतलब है सर, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी को बता रहा, बट किसकी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, विशिष्ट कंपनावृत्ति होने पर एनर्जी। h न्यू का मतलब क्या है सर, कंपनावृत्ति इसकी न्यू है। h न्यू नॉट का मतलब क्या है सर, इसकी कंपनावृत्ति न्यू नॉट है। मींस ये वाली जो कंपनावृत्ति है ये विशिष्ट है, ये थ्रेशोल्ड है। सही है क्या? अब देखो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या सही से हाँ और ना में सिर्फ जवाब देना कि ये चीज़ संभव है या नहीं है। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्लैंक्स के अनुसार क्या पता चला कि h न्यू इज इक्वल, दो भाग में बटा। पहला हिस्सा क्या था, h न्यू नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन दौड़ा है, यानी 12mv²। सही बोल रहे हैं या गलत? क्लियर हो गया ना? तो हम ये वाला h न्यू किसके अनुसार हम रख पा रहे हैं यहाँ पर, प्लैंक के अनुसार। गलत है क्या बाबू? नहीं ना, हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। देखो, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 12mv² इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे h न्यू माइनस h न्यू नॉट। देख लो भाई, ये वाला वैल्यू इधर आ गया, तो हमको मिलेगा 12mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 12mv² इज इक्वल टू h कॉमन एंड न्यू माइनस न्यू नॉट? लिख सकते हैं। 12mv² क्या है, गतिज ऊर्जा किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। यानी जब, सुनो ध्यान से, निष्कर्ष निकाल रहे हैं ना, यानी जब धातु की सतह पर थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति दे दी जाए, ठीक है, जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएं, तो जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलेंगे ना, तो उसको कितना गतिज ऊर्जा चाहिए, उसको ये गतिज ऊर्जा चाहिए, h न्यू माइनस न्यू नॉट। सही है क्या? अब ये निष्कर्ष कौन निकाल कर दे दिए, प्लैंक। समझ में आ रहा है बात? ये निष्कर्ष निकाल कर दिए। कितना है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्या होनी चाहिए, 12mv²। इससे पता चला, इससे जो 12mv² हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, क्या इस एकदम जेन्युइनली सोचो खाली, ठीक है ना? जब तक बाबू टॉपिक को तुम फील नहीं करोगे, ये टॉपिक तुम्हारा हुआ नहीं, एकदम नहीं हुआ टॉपिक तुम्हारा। 12mv² का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा। लेकिन 12mv² से पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उसका वेग क्या रहेगा, गति ऊर्जा क्या है उसकी, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी होती है, प्लैंक कांस्टेंट की। यहाँ पर बात किसकी होती है, न्यू की। यहाँ पर बात किसकी होती है, न्यू नॉट की। सही है ना? तो हम क्या किए, प्लैंक के सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम गतिज ऊर्जा को किसके रूप में बदल दिए, h एंड न्यू के रूप में। अब यहाँ पे देखो, तुमको सब कुछ मालूम है, क्या क्या चीज़ मालूम है, 12mv²। सही है बाबू,
हाफ mv²। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। गलत बोल रहे हैं? अच्छा, h क्या है? h है प्लांक स्थिरांक। न्यू, ये क्या है बाबू? न्यू क्या है? कंपनावृत्ति। किसकी? आरंभिक कंपनावृत्ति, है ना बाबू? कह सकते हैं ना, आरंभिक कंपनावृत्ति। अच्छा, न्यू नॉट क्या है? तो थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति बोल दें। हाँ, थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसका वेग का, उसका गतिज ऊर्जा का पता किसके सिद्धांत के आधार पर लग पाया? प्लांक के सिद्धांत के आधार पर। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है, सिद्धांत सही है, बट ये सिद्धांत जब तक के प्रैक्टिकली अवेलेबल ना हो पाए, जब तक सही तरीके से ये लागू ना हो पाए, तब तक ये सिद्धांत सुचारू रूप से नहीं चल सकता। ये धर्म सिद्धांत नहीं बन सकता। तो बना देते हैं धर्म सिद्धांत। आप सिद्धांत तो बोल दिए, हम इसको किसी दूसरे थ्योरी पर देख के अप्लाई करके देखते हैं, काम कर गया तो ठीक है। फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, सिद्धांत दे दिए न्यूटन भाई साहब। लेकिन अब वो नियम को अगर हम किसी चीज में लागू कर दें और ये सही सही बैठ जाए, तभी ना धर्म सिद्धांत बनेगा। और अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसा कि ये नियम कह रहा था, ये है वो कंपनावृत्ति से आने वाली किरण। तो अगर यही वो कंपनावृत्ति है, इसका मतलब है प्लांक के अनुसार सोचो तो यही वो पैकेट्स होगा, यानी यही है एच न्यू। और ये एच न्यू जब इसके पास आया तो यहां पर आकर के कुछ रुका होगा एनर्जी, कुछ एनर्जी यहां पर खर्च हुआ होगा। वो कौन था? एच न्यू नॉट। तो यहां पर सतह पर कौन रह गया? एच न्यू नॉट। और कुछ एनर्जी यहां से यहां तक निकल गया होगा, वो एनर्जी रह गया हाफ mv²। जब दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों एनर्जी को जोड़ेंगे, किसके बराबर मिल जाएगा? इस एनर्जी के बराबर मिल जाएगा। और ये एनर्जी क्या था? एच न्यू था, एच न्यू था ये एनर्जी। और कुछ एनर्जी यहाँ पे एच न्यू नॉट रख लिया गया, प्लस हाफ mv² निकल गया। इसी एनर्जी का ना बंटवारा हुआ। अगर ये एनर्जी आता ही नहीं तो क्या ये दोनों का चर्चा भी होता? नहीं। तो ये एनर्जी अगर नहीं होता एच न्यू प्लांक के अकॉर्डिंग, तो ये फालतू का चर्चा भी नहीं चल रहा होता। जोड़ पा रहे हो? बस यही चीज़ है। तकलीफ नहीं ना? तो प्लांक के अनुसार यहाँ पे लिख लोगे, प्लांक के अनुसार, और उसके बाद लिखना शुरू करो इसको भी, प्लांक के अनुसार क्या होगा? E बराबर एच न्यू, है ना? और फिर यहाँ से रेड वाला नोट करेंगे। यहां हम लोग क्या साबित कर दिए कि किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्लांक के साथ जुड़ा हुआ है। और दोनों एक तरह से देखा जाए पूरक भी कहलाएंगे ये, है ना? कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, ये जो बनाया गया है, इसको समीकरण आ रहा है समझ में ना? समीकरण समझ में आ रहा है ना बाबू? हाफ mv² का अकेला करेंगे तो न्यू नॉट इधर आएगा, इसे बताना पड़ेगा क्या गोपाल? नहीं, तुम लोग बाबू बताना पड़ेगा ये सब चीज़, नहीं ना? हो जाएगा ना? ठीक। दो टॉपिक किए, है ना? एक प्लांक का, दूसरा प्लांक का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जोड़ने का। दोनों बात समझ में आ गया ना? अब कल हम लोग देखेंगे जब, अच्छा इसमें एक चीज़ और, कल एक चीज़ लिखे थे यहाँ पे हम, कार्यफलन शब्द आए थे, कार्यफलन। आज कहीं पे हम जिक्र किए कार्यफलन शब्द का? नहीं ना? गलत बात हो जाएगा। धातु के द्वारा जो कार्य किया गया, ये देखो तो धातु की सतह पर कौन सा कार्य चल रहा है? यही चल रहा है क्या? एच न्यू नॉट। धातु की सतह पर धातु कौन सा कार्य कर रहा था? धातु की सतह कौन सा कार्य कर रही है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, एनर्जी को अवशोषण करने का। तो एनर्जी का अवशोषण कौन हो रहा है यहाँ पर? एच न्यू नॉट। तो इसीलिए ये जो एच न्यू नॉट है, इसको बोला जाता है कार्यफलन। किसका बाबू? धातु का। तो ये है धातु का कार्यफलन। अब बोलोगे सर ये कुछ अलग टाइप का शब्द लग रहा है, लेकिन अंग्रेजी में देखो इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। मतलब धातु के द्वारा कौन सा काम किया गया? धातु एक ही तो काम ही कर रहा था, एच न्यू को एब्सॉर्ब कर रहा था एच न्यू नॉट के रूप में। इतना ज़्यादा अपने पास रखा कि उसको किस में बदल दिया? एच न्यू नॉट में बदल दिया, थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति में बदल दिया। समझ में आ रहा है बात? तो ये जो एच न्यू नॉट है, इसको क्या जाना जाता है? धातु का कार्यफलन। एच न्यू को क्या जाना जाता है? प्लांक का सिद्धांत। पढ़े ना? और ये वाला हाफ mv² क्या है? इलेक्ट्रॉनों का वेग, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की m क्या है? द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। अब यहाँ पर ना तो आपको द्रव्यमान तो खैर मालूम होता है, बट वेग नहीं मालूम है आपको। तो अगर वेग नहीं मालूम है तो आप ये कैसे बना पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा निकालो?
तो हम आसानी से क्या कि इसको अगर अकेला कर दो तो यहाँ पर देखो रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखिए सही है। तो हम कार्यफल ये क्या इसको बोलते हैं, कंपनावृत्ति के अंतर के आधार पर कंपनावृत्ति में से थ्रेशोल्ड कंपनावृत्ति घटा देंगे और प्लांक स्थिरांक से गुना कर देंगे तो हमको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। समझ में आ रहा है बात? हो गया, खत्म किया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जाना ही जाता है किसके लिए? कंपनावृत्ति के लिए। तकलीफ नहीं ना? क्लियर है बाबू? हो जाएगा इतना सा प्रैक्टिस। ये लिख लिए धातु का कार्यफलन कहते हैं। हाँ, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स में रह सकता है। 5 या 6 तारीख से 3 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लगातार करेंगे। क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बन ही गया है। 3 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। एक दिन फिजिक्स का करेंगे, 35 या 40 क्वेश्चन रखेंगे। एक दिन 50 क्वेश्चन करेंगे, 35-40 नहीं। एक दिन केमिस्ट्री कर लेंगे और एक दिन मैथ कर लेंगे, ठीक है? बस इसीलिए चलेगा। क्लियर है बात? तो ये काम करने के बाद ही रैप अप करेंगे। अब उसमें हम ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आपको रखेंगे ताकि हम ये देखना चाहेंगे कि आप सिर्फ थ्योरी रटे ना, उसके अंदर जो छोटी छोटी अहम जानकारी है, छोटी छोटी बात है, उसको ज़्यादा गौर से समझो। क्लियर? आदत डेवलप करेंगे। अच्छा, एक और काम है, जब फेयर कॉपी बनाते हो तो उसमें हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ के लिए हमेशा हाईलाइट करो, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्टिव्स देंगे वो और क्या दे सकते हैं? यही सब ना देंगे भाई, जो पढ़ा रहे हैं वही ना देंगे।